हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर। ये चैप्टर करीबन आपको 10 से 15 मार्क्स देके जाता है अगर एग्जाम में आता है तो। वैसे आता ही है ये फॉर श्योर, मिनिमम 10 मार्क्स तो ये चैप्टर देके जाता है। इस चैप्टर को बड़े क्विकली रिवाइज करते हैं। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहला जो सेक्शन इसमें आता है 173 बात करते हैं मीटिंग ऑफ द बोर्ड्स। मीटिंग ऑफ द बोर्ड्स में सबसे पहले क्लॉज है 173(1) जो कि बात करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोर्ड मीटिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोर्ड मीटिंग में फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कराने की बात करते हैं। अगर कोई बड़ी सॉरी द कंपनी हैज टू कंडक्ट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। जब वो इनकॉर्पोरेट तो उसके 30 दिन के अंदर पहली बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करानी पड़ती है। बात खत्म। नाउ नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग का क्या सीन है सर? 4 मीटिंग चाहिए कम से कम। डिफॉल्ट क्लोज किया है हर कंपनी के लिए, 4 बोर्ड मीटिंग करानी है और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में जो गैप है ना, इट शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज। ठीक है, मैक्सिमम गैप जो अलाउड है वो कितना है? 120 डेज। और कितनी मीटिंग करानी है एवरी ईयर? कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं, 4 बोर्ड मीटिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुछ, आप वो देख लेना। अभी हम नेक्स्ट अपना आता है 173(5). ये बात करता है कि एक्सेप्शन, कुछ कंपनी को एग्जाम्पशंस की बात करता है। कुछ कंपनी को एग्जाम्पशन दी गई है। सबसे पहले एग्जाम्पशन आती है ओपीसी, स्मॉल एंड डॉर्मेंट कंपनी। इसमें ये लिखा इनको एक बोर्ड मीटिंग करानी, सिर्फ कितनी? एक बोर्ड मीटिंग करानी है इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर। इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर इनको सिर्फ कितनी करनी? एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करानी है। एंड द गैप बिटवीन द 2 बोर्ड मीटिंग मस्ट बी 90 डेज। मतलब 2 बोर्ड मीटिंग में जो गैप होगा कम से कम 90 दिन का गैप चाहिए। और वहां पे क्या था? मैक्सिमम गैप। यहाँ पे बोला एटलीस्ट इतना गैप चाहिए 90 डेज का। और एटलीस्ट कितनी 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर। काम खत्म। उसके बाद अपना आता है ये हो गया। अब ये जो, हाँ, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, एक्सेप्ट ये एग्जाम्पशन पाने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिंपली सिंपली इनको मिल रही है। अगर कोई ओपीसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्टर है तो उसमें आपको कोई बोर्ड मीटिंग कंपनी कराने का चक्कर नहीं है। यू आर फ्री फ्रॉम दिस। सेकंड आता है कि सेक्शन 8 और प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी के केस में वो ये इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर। ठीक है, इन ईच हाफ कैलेंडर, यहाँ पे 90 डेज वाली बात नहीं लिखी है। ठीक है, सेक्शन 8 में कंपनी में आपको सिर्फ इन ईच हाफ कैलेंडर में एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करानी है। और प्रोवाइडेड वो कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी को डिफॉल्ट नहीं कमिट किया हुआ है फॉर फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 127 और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 विद द रजिस्ट्रार। ये डिफॉल्ट नहीं, कौन सा? 137 और 92 वाला डिफॉल्ट नहीं किया हो तो वो सेक्शन 8 कंपनी को ये एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अब सेकंड इसमें एक और पॉइंट है, वो आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो जो कि स्टार्टअप है। कौन सी? वो प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है। इसमें भी सेम क्लॉज है, 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर। द गैप बिटवीन द 2 बोर्ड मीटिंग मस्ट बी 90 डेज। सेम एज ओपीसी, स्मॉल एंड डोमेट वाला, सेम है, डिट्टो। बट यहाँ पे कंडीशन ये दे दी कि प्रोवाइडेड देयर इज नो डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 127 एंड 92, दैट इज फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न टू द रजिस्ट्रार। ठीक है, विद द रजिस्ट्रार। चलो, ये 2 सेक्शन हो गए अपने खत्म। उसके बाद आता पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग। तो वो कैसे कर सकते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंस, फिजिकल या फिर अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं इसका वही कवर करके चलूंगा, बाकी नहीं। इसमें अपने को कुछ अमेंडमेंट्स है। इसमें कुछ ये जो भी आपको एसेंशियल ऑडियो विजुअल मीन्स का मतलब ये होता है रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द पार्टिसिपेंट ऑफ द डायरेक्टर एंड रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द सच मीटिंग अलॉन्ग विद द डेट एंड टाइम। अब आता है मैटर विच कैन नॉट बी डेल्ट इन द मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीट। 5 ऐसे मैटर है जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू नहीं करनी है। नंबर वन इसमें आता है कि ये रहा, टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू अप्रूव बोर्ड रिपोर्ट। नंबर 2 दैट इज टू अप्रूव बोर्ड रिपोर्ट। नंबर 3 अप्रूवल ऑफ द प्रोस्पेक्टस। अब उसके बाद ऑडिट कमेटी की मीटिंग फॉर द कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ठीक है, तो ये वाली मीटिंग भी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, देन अप्रूवल ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू द अमालगमेशन, मर्जर, ये टेक ओवर करना या कोई कंपनी को टेक एक्विजिशन करना, डीमर्ज करना, ये सारी चीजें बड़ी बड़ी काम है, तो इनके लिए आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस चाहिए। तो 5 चीजें अपने या ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सा पॉइंट लिखा हुआ है। इस पॉइंट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये बोलता है कोरम की बात करता है। कोरम मीटिंग में है फिजिकल प्रेजेंस के थ्रू। मतलब जितना भी, फॉर एग्जांपल के तौर पे समझो कि हमें जो कोरम चाहिए वो कम से कम 4 डायरेक्टर का कोरम चाहिए और वो फिजिकल के थ्रू कोरम अवेलेबल है, तो मीटिंग हम कंडक्ट मानेंगे कि फिजिकली हो रही है। बट जो अदर डायरेक्टर है, मतलब ये मीटिंग फिजिकली कंडक्ट हो रही है। ठीक है, अब ये 5 मैटर में डिस्कस करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 डायरेक्टर मान लो है नहीं। ठीक है, तो मीटिंग फिजिकली थ्रू है
कोरम फिजिकल वाला कंप्लीट है तो मानेंगे मीटिंग फिजिकली कंडक्ट हो रही है। बट कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बट वो इस मैटर में हाँ ना कुछ नहीं दे पाएंगे, ठीक है। वो उससे कंटिन्यू कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कोरम फिजिकली है तो आप ये 5 मिनट डिस्कस कर सकते हो, बाकी जो अदर डायरेक्टर बचे हुए हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर सकते हैं। तो ये वही चीज लिखे, इट इज प्रोवाइडेड एट वेयर द कोरम इन द मीटिंग थ्रू आउट द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द डायरेक्टर चाहिए, ठीक है। एनी अदर डायरेक्टर मे पार्टिसिपेट थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स इन सच मीटिंग एंड ऑल्सो विच आर नॉट परमिटेड टू बी डेल्थ विद द मीटिंग। ये उन मैटर के रिगार्डिंग भी आप कर सकते हो मीटिंग फिजिकली, और अदर अदर जो डायरेक्टर अपने पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग में, कैसे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। पर कोरम जो कैसे देखना है अपने को फिजिकली ही देखना है, क्यों, क्योंकि हमें तो वहां पे मैंडेट है ना कि फिजिकल उनका प्रेजेंस जरूरी है। तो ये चीज था, एक तो इंपॉर्टेंट था। नाउ द प्रोसीजर पॉइंट है, ये इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो चेयरपर्सन को सीएस को सेफ गार्ड करना इंटीग्रिटी टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर वीडियो कनेक्शन वगैरह, ये सारी चीजें स्टेप ये आप खुद देख लो, इतना सेल्फ इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ध्यान रखिए डिफरेंशियलेबल पर्सन जो होता है तो इनके लिए क्या है कि ही में रिक्वेस्ट द बोर्ड टू अलाउ एन पर्सन, एक होता है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस में अलाउ, तो उसके अलावा कोई और बंदा उस मीटिंग में नहीं है। बट कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके साथ कोई एक एज ए सपोर्ट, जैसे एग्जाम के टाइम आप नहीं लिख पाते, जिनके हाथ नहीं होते वो खुद नहीं लिख पाते, वो बोलते रहते, तो उनके पास एक बंदा रहता है तो विथ मे बी 12th पास जो कि सिर्फ लिखना जानता हो, तो मैं जो बोलूंगा वो लिखता रहेगा। तो इस काइंड ऑफ डैट। तो नोटिस ऑफ द मीटिंग सबको देना है, ऑल डायरेक्टर को जाना है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, ये सब सेल्फ है, ठीक है। और जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपना इंटीमेशन दे दे पहले मीटिंग में, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिपीटेशन है, ये वही। और हाँ, जो आपका इंटीमेशन होगा इट विल वैलिड फॉर द 1 ईयर, ओके। इसमें इतना कुछ ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। रोल कॉल करना, जैसे आपकी क्लास में अटेंडेंस होती है वैसे यहाँ पे अटेंडेंस होगी, भाई कौन कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है वगैरह, ये सब चीजें, नाम, एड्रेस, नाम, लोकेशन फ्रॉम वेयर इज पार्टिसिपेटिंग, ये सारी चीजें। हम्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। काउंटिंग ऑफ द कोरम डायरेक्टर, नथिंग मच। शेड्यूल वेन्यू, आइडेंटिफिकेशन, जो इंपॉर्टेंट है ना मैंने रेड से इसको हाईलाइट किया हुआ। हाँ, समरी, जब भी मीटिंग कंक्लूड हो गया तो उसका एक समरी देना है पूरे मीटिंग का, वही किस, ये हमारा पूरे मीटिंग के एजेंडा से ये डिस्कशन हुआ, इसमें ये पॉइंट सबने वोट किया। बट नाम उसका स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा जिसने वोट अगेंस्ट किया, ठीक है। जो समरी ऑन सच आइटम अलॉन्ग विद द नेम ऑफ डायरेक्टर इफ एनी हु डिसेंटेड फ्रॉम द डिसीजन टेकन बाय द मेजॉरिटी, ठीक है। ड्राफ्ट ऑफ द माइनर शैल बी प्रिजर्व्ड टिल देयर कंफर्मेशन। और वो ड्राफ्ट जो है, सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट मिनट्स चाहिए कितने दिन, विद इन 15 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके 15 days में ड्राफ्ट सब डायरेक्टर को देना होता है। कंफर्मेशन विद इन 7 days वो देंगे अपना कंफर्मेशन, और मिनट शैल बी एंटर्ड द मिनट्स बुक एंड साइन बाय द चेयरपर्सन। साइन कौन करेगा? चेयरपर्सन। इतनी सी बात थी, इसमें तो ज्यादा इतना देखने को नहीं था। अब 173 का 3 ये बोलता है कि जो मीटिंग आप कंडक्ट कराओगे इट शुड बी एटलीस्ट 7 days इन राइटिंग। इसको आपको नोटिस देना टू ऑल द डायरेक्टर, 7 दिन का नोटिस कम से कम है, और सबको देना है बाय हैंड, बाय पोस्ट, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन कुछ भी आप यूज कर सकते हो। लेस देन 7 days अलाउड है? द आंसर इज यस, प्रोवाइडेड टू ट्रांजिट अर्जेंट बिजनेस होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी शैल बी प्रेजेंट। अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट हो तो आप 7 दिन से नोटिस देने से पहले भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर इन एब्सेंस ऑफ दैट देन द, अगर डायरेक्टर नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नहीं है, तो क्या करे? तो डिसीजन टेकन एट सच मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर एंड शैल बी फाइनल ओनली आफ्टर रेटिफिकेशन देयरऑफ बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी। अगर कोई है तो, कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तब ये क्लॉज एप्लीकेबल है, ठीक है। नहीं है तो वो अपना डिसीजन लेके सर्कुलेट कर देंगे। ऑप्शन टू पार्टिसिपेट वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये इंटीमेट करना है ऑन द रिसिप्ट, कंपनी वो सारा का सारा जुगाड़ करेगी वीडियो कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। और जो इंटीमेशन एक बार दे दिया वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर कोई इंटीमेशन नहीं आया देन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो मान लेंगे कि वो पर्सन इन पर्सन खुद आके वो अटेंड करेगा। अगर किसी ने कोई गड़बड़ की, पेनल्टी अंडर सेक्शन, तो 173 में कोई किसी 173(4) में बात करता है पेनल्टी की, वो बात करता है कोई भी पर्सन, किसी ने कोई भी डायरेक्टर ऑफिसर वगैरह इसने कोई गड़बड़ की, ठीक है, इस प्रोविजन का उल्लंघन किया, तो उसको 25,000 की पेनल्टी लगने वाली है। 25,000 अच्छे से देख लो। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू गिव नोटिस अंडर सेक्शन 173 और नहीं दिया उसने तो। एक एग्जांपल है, मैं इसमें आपको डायरेक्ट बताता हूँ। कैन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन हेड इन चेन्नई थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस वेयर ऑल द डायरेक्टर रिसाइड इन द कोलकाता? द आंसर इज यस। और ऐसा कहीं भी कोई भी एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है कि मीटिंग सिर्फ एक ही जगह होनी चाहिए, कहीं भी हो सकती है इंडिया में, कहीं भी हो सकती है इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड आता है, इज इट इज नेसेसरी दैट द नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग शुड
स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द टू बी ट्रांजिट। देखो सीधी सी बात है, जो ये कह रहे हैं नोटिस में एजेंडा होना जरूरी है क्या, क्या 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 डिस्कशन होगा, क्या मैटर है वगैरह सब कुछ डिटेल्स जरूरी है क्या? द आंसर इज नो। जरूरी मैंडेट बोल के नहीं है, एक्ट कहीं मैंडेट नहीं करता है, बट बीइंग ए गुड कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरह सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की अगर आप गुड माने तो वो देना जरूरी है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर को दी गई है उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये चीज मस्ट है, तो ये सब लिख के आपको आना है उसके अंदर। कि मतलब मस्ट बोल के नहीं है, मतलब अच्छा लगेगा अगर उनको, क्योंकि एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। जबकि वो मीटिंग में बैठेंगे, अरे पापा पूरा बैठ के नोटिस पढ़ेंगे, 1 2 3 घंटा तो नोटिस वो पढ़ रहे हैं बैठ के कि भैया ये एजेंडा है, ये हमने सर्कुलेट किया है, ठीक है, वो सब चीज़ें, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये भी आप देख लो, एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब आता है कोरम 774। कोरम की बात अगर हम करें तो कोरम सीधी सी बात बोलता है, शेल बी 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ या फिर 2 विच एवर इज हायर। मतलब शेल बी जब वर्ड यूज हुआ तो यहाँ पे वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कम से कम इतने चाहिए, कौन से 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 विच एवर इज हायर, 2 डायरेक्टर या फिर 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसमें वैकेंट डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं करते हैं, और कोई भी जो फ्रैक्शन होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1/3 करके 1.333 आ रहा है, तो इन दैट केस आपको देखने 2 डायरेक्टर कम से कम। 1.5 आ रहा है तब भी आपको 2 देखने हैं, और 1.8 आ रहा है तब भी आपको 2 डायरेक्टर देखने हैं, ठीक है। जो डायरेक्टर आपका कोरम बनेगा। 2 डायरेक्टर क्यों बोल रहा हूं मैं, सीधी सी बात है, मान लो, अच्छा चलो 1.3 वाला एग्जाम्पल छोड़ दो, 2.3 आ रहा है तो इसको हम क्या मानेंगे, राउंड ऑफ करके 3, ठीक है। 2.8 आ रहा है तो भी इसको हम मानेंगे राउंड ऑफ करके 3, मतलब उसको 0.3 या 0.8 जो वट एवर इट इज उसको इतना मान के चलो। और यहाँ पे आ गया 2, ठीक है, तो विच एवर इज हायर द आंसर विल बी द कोरम विल बी द 3। ओके, चलो ये बात थी। ठीक है। अब जो सेक्शन 8 कंपनी होती है भैया, उनमें एक छोटा सा ये जो सेक्शन है ये अप्लाई होगा विद सम मॉडिफिकेशन, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन की उन्होंने वो डिफॉल्ट नहीं किया हो। कब कौन से सेक्शन, रिटर्न फाइलिंग वाले जो सेक्शन होते हैं 137 एंड 92 एनुअल रिटर्न वाला, तो इसमें कोरम क्या रहेगा सर, कोरम रहेगा 8 मेंबर्स का, या फिर 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज हायर, सॉरी विच एवर इज लेस, ठीक है, कम से कम 8 मेंबर आ गया उसमें, ठीक है। बट अगर कभी कभी क्या होता है 25% टोटल मेंबर अगर 2 से भी नीचे जा रहा हो तो इसके यहाँ पे एक कंडीशन लिख दी है, प्रोवाइडेड दैट द कोरम शैल नॉट बी लेस देन 2 मेंबर्स। तो कहने का मतलब है 8 मेंबर या 25% इनमें से जो भी लेस आता है, बट एक इंश्योर करना है कम से कम 2 मेंबर तो मौजूद हो यार, ठीक है। ये तो फॉलो करना है। अगर ये फॉलो करते वक्त आपको लग रहा है कि आपके जो मीटिंग के कोरम बन रहा है वो 1 मेंबर का बन रहा है, तो इन दैट केस ये बोल रहा है कि कम से कम 2 मेंबर तो चाहिए मुझे। पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स टू बी काउंटेड, यस बिल्कुल काउंट करेंगे उनको कोरम में। अनलेस दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनी आइटम ऑफ द बिजनेस, अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस वाले थ्रू कर रहे हैं, कौन सा अप्रूवल कर रहे हैं, बोर्ड रिपोर्ट, तब उनको उस कोरम में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक छोटा सा अमेंडमेंट और मैंने बताना था, भूल गया मैं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक अमेंडमेंट था, जो जितने भी मैटर थे ना, जो कि हम बोल रहे थे कि ये जो 5 मैटर है, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देन अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस, मीटिंग वगैरह, ये वाली जो चीजें हैं, ये आपका सब क्लॉज 2 इसमें एक नया एडिशन हुआ है, वो ये बोलता है, और अभी हमने जो मैटर पढ़े इसको सब क्लॉज 1 बोलते हैं, अभी सब क्लॉज 2 नया एडिशन हो चुका है। फ्रॉम द कमेंसमेंट, कौन सा डेट, डेट इज 19 मार्च 2020 से लेके 30 जून 2020 से लेके जो भी मीटिंग ऑन द मैटर रेफर टू इन मे बी हेल्ड थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस और थ्रू द अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, ये जो मैटर आपने पढ़े, ठीक है, इसको 30 जून तक आप डिस्कस कर सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और कोरम माना माना जाएगा, क्योंकि कोरोना के कारण ये चीज को यहाँ पे लाया गया, ठीक है। तो विच हायर हमने यहाँ पे ले लिया, एंड देन सेक्शन 8 कंपनी हमें बता दिया, और सब्जेक्ट टू द कंडीशन वो भी बता दिया। पार्टिसिपेशन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन टू बी काउंटेड कोरम, ये भी हमने पढ़ लिया है। इन केस वैकेंसी इन द बोर्ड अगर हो जाती है, तो इन केस ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, देखो अच्छे से देखो। इन केस देयर इज अ वैकेंसी in any board, strength is less than the mentioned in the article, the continuing director may act as irrespective of such vacancy. इसलिए however the problem will arise to such vacancy if the number of directors reduce below the quorum। अगर देखो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करो मीटिंग को, बट अगर वो quorum से नीचे जा रहा है तब दिक्कत है। If this situation arise, then the continuing director or director may act for the following purpose only and nothing else। मतलब अगर अब वैकेंट हो जाती है पोजीशन और कोरम से नीचे भी चला जाता है,
तो इन दैट केस जो बचे हुए डायरेक्टर वो किस लिए एक्ट कर सकते हैं वो बताना चाहता है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स सो दैट टू दैट फॉर द कोरम, मतलब कोरम तक लेके आ जाए उतना अपॉइंटमेंट वो कर सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर का, या टू समन द जनरल मीटिंग, बात खत्म। अब आता है कोरम इन केस ऑफ ए नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा, आपको नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर देखने कितने हैं। अगर नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर का जो भी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके 2/3 की एक्सीड कर रहा है, 2/3 या इक्वल टू 2/3 है, क्या बोल रहा हूँ 2/3 या फिर इक्वल टू 2/3 number of interested director is to greater than या equal to 2/3 of the total number of the director. In that case the remaining director or the या two director will be the quorum whichever is higher। मतलब जो बचे हुए डायरेक्टर है वो बनेंगे quorum, या फिर दो डायरेक्टर कम से कम चाहिए वो बन जाएगा quorum। ठीक है। अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली कोई बॉडी कॉर्पोरेट में उनका पार्टिसिपेशन है मोर देन 2%, या फिर वो प्रोमोटर है, या फिर मैनेजर है, सीईओ है ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट, या मैनेजर है। ठीक है। या कोई भी फर्म में वो जो डायरेक्टर कंपनी का वो पार्टनर है उस फर्म का, या फिर ऑनर है, या फिर मेंबर है। ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन तभी मिलेगी जब आपने नॉट कमिटेड डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 137 और 92। ये कौन सा था, वही जो कॉमन सा पॉइंट है, हर जगह आ रहा है। ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो डायरेक्टर, जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो अपना डिस्क्लोज कर देंगे कि मेरा ये इंटरेस्ट है, और उसके बाद वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग में। ठीक है। पर बाकी केस में क्या होता था, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एडजॉर्नमेंट, देखो मीटिंग नहीं कंडक्ट हो पा रही है बिकॉज ऑफ द वांट ऑफ द कोरम, कोरम प्रेजेंट नहीं है तो उसको एडजॉर्न करना पड़ेगा। देन इसमें क्या होगा, अनलेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अदरवाइज प्रोवाइड। अगर आर्टिकल ने कुछ बात बोली है तो वो वाला मैटर फॉलो कर लो, अगर आर्टिकल नहीं बोलता है कोई बात तो आपको क्या बोलना, द मीटिंग शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड एडजॉर्न टू द सेम डे। आप सेम डे ही मीटिंग को एडजॉर्न करोगे, सेम डे। ठीक है। एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेस इन द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते उसी दिन उसी जगह उसी वक्त पे आपकी मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगी। अगर इफ दैट डे इज ए नेशनल हॉलीडे, अगर जो अगले हफ्ते का जो सेम डे आ रहा है तो वो नेशनल हॉलीडे है, देन नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज नॉट ए नेशनल हॉलीडे इन विच इज नॉट ए नेशनल हॉलीडे एट द सेम टाइम एंड प्लेस। ठीक है। ऊपर में हमने देखा कि एडजॉर्नमेंट जब भी कब देखना है, मीटिंग हो रहा है तो उसमें नेशनल हॉलीडे पे आ रहा है एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्न मीटिंग नेशनल हॉलीडे पे आ रही है। ठीक है। तो इन दैट केस आपको सेम टाइम एंड सेम प्लेस नेक्स्ट सक्सीडिंग डे को देखना है। ठीक है। एक्सेप्शन है कि ये जो सेक्शन है ऑफिसिकेबल एप्लीकेबल नहीं, जिसमें वन डायरेक्टर ही बोर्ड पे, भैया अकेला डायरेक्टर क्या कोरम की जरूरत पड़ेगी, अकेला डायरेक्टर वैसे तो मीटिंग की रिक्वायरमेंट भी इनके ऊपर नहीं है। तो ठीक है। 9 डायरेक्टर है जिसमें से 2 ऑफ द डायरेक्टर है फॉलन वैकेंट, तो आपको कितना देखना कोरम, 7 डायरेक्टर आपको देखने, 7 डायरेक्टर का 2/3 करीबन अपना आंसर आएगा इसमें, थर्ड मतलब 2.33 समथिंग आएगा, राइट। तो उसको हम लेंगे 3 या 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। ठीक है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर का वही क्लॉज है, आपको उठा के रखना है। सेक्शन थोड़ा सा याद रखना, 174(3). ये बातें हमारी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब आता है नया सेक्शन, आता है पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। क्या सर्कुलेशन से आप रिजोल्यूशन पास करते हो? द आंसर इज यस, यू कैन डू इट। 175 एक सेक्शन है उसके थ्रू आप बोलता है कि पास कर सकते हो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, छोटे से प्रोविजन है वो याद रखो। 175(1) क्या बोल रहा है कि रिजोल्यूशन हैज बीन सर्कुलेटेड इन ड्राफ्ट टुगेदर विद द नेसेसरी पेपर। आप उनको एक ड्राफ्ट में सर्कुलेट करो सारे नेसेसरी पेपर के साथ, एंड इफ एनी टू, किस किस को, टू ऑल द डायरेक्टर मेंबर ऑफ द कमिटी at the registered address with the company in India by hand delivery, post या courier or through electronic mean or as may be prescribed and has been approved by the majority। मतलब मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर उस चीज को अप्रूव कर रहे हो, ठीक है, जो कि वोट दे सकते हैं उस रिजोल्यूशन में। ठीक है। तो ये चीज है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब यहाँ पे ईमेल और फैक्स है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है कि व्हेन रेजोल्यूशन कैन नॉट बी पास्ड, सीधी सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव हो जाता है, आपको नेसेसरी पेपर मिला कि ये रिजोल्यूशन हमें सर्कुलेट करना है, और यू हैव रिसीव्ड एन ऑब्जेक्शन फ्रॉम एटलीस्ट 1/3 ऑफ द डायरेक्टर, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि इस चीज को हम रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं करेंगे, आरबीसी दैट इज रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के थ्रू नहीं करेंगे। एटलीस्ट ऑब्जेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, कितने, 1/3, देन रिजोल्यूशन मस्ट बी डिवाइडेड एट द मीटिंग ओनली। ठीक है। और जो भी आपका नोटिंग होगा, जो भी रिजोल्यूशन का होगा, सर्कुलेशन वगैरह सब, बी नेसेसरीली नोटेड इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग एंड मेड पार्ट ऑफ द मिनट्स ऑफ सच बोर्ड मीटिंग। तो आपने जो भी रिजोल्यूशन पास किया था सर्कुलेशन थ्रू, उसके जो भी डिसीजन थे वो उसको नोट किया जाएगा अगली बोर्ड मीटिंग में, और प्लस वो इस बोर्ड मीटिंग के मिनट्स के पार्ट बन जाएंगे। ठीक है।
ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, यू नो राइट। अब आता है ऑडिट कमेटी, विजिलेंस मैकेनिज्म, पनिशमेंट, ये सब चीजें। सबसे पहले आता है ऑडिट कमेटी। देखो ऑडिट कमेटी हर किसी को पहली बात तो देखो कौन कौन सी कंपनी ऑडिट कमेटी को बनाना, उनको फॉर्म करना पड़ता है। देखो हर लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी बना के रखना पड़ेगा। ये जो आपका पॉइंट है ये सेम एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला, अगर आपको याद है तो, इन केस नहीं है तो कोई बात नहीं। पब्लिक कंपनी एक तो हो गया, लिस्टेड कंपनी हर वो पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 या उससे ज्यादा है, क्या 10 या 10 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। और कोई भी पब्लिक कंपनी जिनकी टर्नओवर 100 या 100 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। पब्लिक कंपनी जिनकी एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन या डिबेंचर या डिपॉजिट एक्सीडिंग है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, एक्सीडिंग 50 करोड़ है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ध्यान देना। तो ये चीज थी, इनको ऑडिट कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी। अगर ऑडिट कमेटी फॉर्म कर रही है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वो हम पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट आता है, कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। एक जॉइंट वेंचर, एक होली ओन सब्सिडी और एक डोरमेट कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी नहीं है। कौन सी? डोरमेट कंपनी और एक जेवीज और एक होली ओन सब्सिडी कंपनी। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, व्हेन कंपनी सीजेस टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, ये पॉइंट हमने देखे ना, इनमें से अगर ये तीनों पॉइंट या लिस्टेड कंपनी नहीं है या फिर वो जो 3 पॉइंट 100, 10, 100 और 50 करोड़ वाले, एज अ केस में भी अगर वो पॉइंट आपने 3 साल तक लगातार मतलब फुलफिल नहीं, उस पॉइंट के उस कैटेगरी के अंदर आप नहीं आ रहे हो, तब आपको ऑडिट कमेटी नहीं बनानी। मतलब सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ द 3 कंडीशन, ठीक है। सीजेस टू फुलफिल एनी 3 कंडीशन फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर इट शैल बी। और जैसे ही एक पॉइंट एप्लीकेबल हो गया, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर या फिर आपका आउटस्टैंडिंग लोन एक्सीड हो जाता है, द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट दैट इज 10, 100 और 50 करोड़, इन दैट केस आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी फिर से। चलो, और ये आपको फिगर जो लेने एग्जिस्टिंग ऑन द लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल, जो 100 करोड़ या 10 करोड़ या 50 करोड़ जो देखना आपको कब देखना है, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। अब आता है कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी। देखो यार ये चीज थोड़ा सा याद कर लो और हमेशा के लिए याद रखना, मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए और जिसमें से मेजोरिटी शुड फॉर्म द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए एंड विद द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग द मेजोरिटी। इज इट क्लियर? कुछ बोलने को इसमें? अगर 3 डायरेक्टर है जिसमें से मेजोरिटी कैसे बनेगी? 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 5 रख रहे हो तो 5 डायरेक्टर में से कम 3 डायरेक्टर ऐसे चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या बोलता है, सेक्शन 8 कंपनी के केस में क्या है, द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन दैट इज वाइल कंसिडरिंग ऑडिट कमिटी नॉट जिस कंपनी को डिफॉल्ट नहीं किया होगा। ये जो मेजोरिटी पॉइंट था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल फॉर्म अ मेजोरिटी, ये वाला पॉइंट सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, प्रोवाइडेड उन्होंने कोई डिफॉल्ट कमिट नहीं किया हो अंडर सेक्शन 137 एंड 92 एज यूजुअल। नाउ द डिस्क्लोजर्स, द बोर्ड रिपोर्ट में द बोर्ड रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी इन केस द बोर्ड रिपोर्ट नॉट एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन। कोई एक्सेप्टेंस है जो ऑडिट कमेटी की है और बोर्ड ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, तो वो चीज भी डिस्क्लोज की जाएगी और उसका एंड बोर्ड रिपोर्ट में रीजन अलॉन्ग विद द रीजन, भैया बोर्ड वालों तुमने ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन क्यों नहीं मानी, कौन सी नहीं मानी बातें और क्यों नहीं मानी वो सब बताओ, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपना मतलब बड़ा थ्योरी क्वेश्चन है, आप जस्ट फटाफट देख लो क्या होता है। रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट, अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। गवर्नमेंट जो कंपनी है, ये जो पॉइंट हम डिस्कस किया अभी, जिसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो सेक्शन 137 या 98, तो उसके उन डेट केस में ऑडिट कमेटी नहीं अपॉइंट करती ना। डेट केस रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। कैसे? द वर्ड रिकमेंडेशन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, उसमें सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ठीक है, एंड द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं होगा, सिर्फ इतना आएगा रेमुनरेशन। कौन सा? रिकमेंडेशन फॉर रेमुनरेशन, इसको सब्स्टिट्यूट करना है वहां पे। इज इट क्लियर? चलो, अब आता है रिव्यू, मॉनिटर करना ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस, एग्जामिनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन। उसके बाद अप्रूवल ऑफ एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन टू द ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दिखाना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से आपको देखना है ऑडिटर्स को, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है वगैरह वगैरह, ये सब थोड़ी है, ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बोल के, जस्टिफिकेशन वगैरह वगैरह। चलो, इसमें एक इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको देता हूँ, पहले पॉइंट पढ़ ले। However, where the need of related party transaction cannot be seen from the aforesaid details,
or are not available, audit committee may make omnibus approval for such transaction subject to the value not exceeding 1 crore per transaction. देखो only for transaction जिसकी less than or equal to 1 करोड़ है तो वैलिड फॉर ओनली उसके लिए वही ऑमनिबस अप्रूवल निकालेगा कि भैया इस रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है, और ऑडिट कमेटी बोल रही है कि इसको एक ऑमनिबस अप्रूवल निकालो, मतलब जिसमें हर डायरेक्टर की मंजूरी हो, कोई भी डायरेक्टर ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं ऑडिट कमेटी का। अगर कोई अप्रूवल नहीं आता, इन दैट केस ऑडिट कमेटी शैल मेक इट ऑन रिकमेंडेशन टू द बोर्ड। अब आता है वॉइडेबल ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इन केस ऑफ अ ट्रांजेक्शन विच डजंट इन्वॉल्व द अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़, exceeding sorry which doesn't involve the transaction amount exceeding 1 crore and which is entered into by the director without obtaining the approval of audit committee and it is also not ratified by the audit committee। मतलब कोई ट्रांजेक्शन एंटर कर चुके हैं ऑडिट कमेटी से बिना पूछे, और क्या हो रहा है उसके बाद हमने रेटिफाई भी नहीं करा ऑडिट कमेटी से, within 3 months from the date of the transaction, such transaction will be voidable at the option of company, sorry at the option of audit committee। ऑडिट कमेटी चाहे तो उस ट्रांजेक्शन को वाइड डिक्लेयर कर सकती है बाद में। अगर ऐसा हुआ तो डायरेक्टली जो डायरेक्टर जो कंसर्न है जिन्होंने ये पास किया था जबरदस्ती, शैल इंडेमिफाई द कंपनी अगेंस्ट एनी लॉस इनकर टू इट। और ये ट्रांजेक्शन बिटवीन होल्डिंग एंड होली ऑन सब्सिडी के बीच में हो रहा है ना, तो इन डेट केस उसमें ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बोल के उसमें उंगली नहीं करेगा ऑडिट कमेटी। ठीक है, एक ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें एक छोटा सा एडिशन है। ये क्या बोल रहा है कि अभी जो ऊपर की डिटेल्स है ये सारी डिटेल्स नहीं अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, और ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी है, 1 करोड़ तक है। कितनी है, 1 करोड़ तक कैन नॉट बी। ठीक है, and not available, audit committee may make a omnibus approval for such transaction subject to their value not exceeding 1 करोड़ पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक omnibus अप्रूवल निकालेगा और उसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी। ठीक है, बट 1 करोड़ के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन है जिसमें ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, और ऑडिट कमेटी से आपने रेटिफाई भी नहीं कराया, डिसीजन ले लिया, पास कर दिया, ट्रांजेक्शन चालू है, और आपने 3 महीने हो गए रेटिफिकेशन भी नहीं कराया, और जो अमाउंट एक्सीड कर रही है कितनी, 1 करोड़ से ज्यादा, इन दैट केस इट्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमेटी। ये चीजों का ध्यान रखना। Right of audit committee may call for the comments from the auditor about the internal audit system, scope of the audit, observation of the audit। ये सारी चीजें 175, ये सब इतना वो नहीं है। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, ये देख लो डायरेक्टली। राइट ऑफ ऑडिट कमेटी एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 175(5), 177(6। तो 177(5) क्या बोलता है बेसिकली, कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिट अबाउट व्हाट, ऑडिटर से क्या क्या लेंगे भैया, इंटरनल सिस्टम कैसा है वो बता दो, स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस, रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर देयर सबमिशन टू द बोर्ड। ठीक है, तो रिव्यू करना, स्कोप ऑफ ऑडिट मांगना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में पूछना, उनके बारे में डिस्कस एनी रिलेटेड इश्यूज विद द इंटरनल एंड स्टैट ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और दूसरा इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है 177(6) के अकॉर्डिंग। राइट टू बी हर्ड before the audit, right to be heard before the audit committee, the auditor of the company and the KMPs shall have a right to be heard in the meeting of the audit committee when it consider audited report but shall have no right to vote। भैया जो KMPs और ऑडिटर्स है उनको मीटिंग अटेंड करने का पूरा अधिकार है, बट उनको वोट करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, नाउ विजिल मैकेनिज्म देखो, ये तो बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, अच्छा ये किस लिए बनाया, जब फॉर्म फॉर द डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय, एक बार सीक्वेंस में चलते, एंड रिपोर्ट जेन्यून कंसर्न। ठीक है, फॉर्मेशन हर लिस्टेड कंपनी को ये फॉर्म करना होगा, एंड द प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ द कंपनी, एंड वाज दोज प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस, वो मैं बता देता हूँ, विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, जिसने पब्लिक से पैसा उठाया है, लिस्टेड कंपनी प्लस कोई भी पब्लिक कंपनी जिसने पब्लिक से पैसा उठाया हो, तो पब्लिक कंपनी नहीं तो कोई भी कंपनी प्राइवेट भी हो तब भी चल, विच हैज एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, द कंपनीज विच हैज बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक या पीएफआई एक्सीडिंग 50 करोड़, तो उनको क्या करना होगा, यहाँ पे एक विजिलेंस कमिटी, विजिलेंस मैकेनिज्म उनको एक फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ विजिलेंस मैकेनिज्म। ठीक है, 2 पॉइंट है, एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट या फिर मनी ब्रॉड फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक, एंड बैंक कितना, 50 करोड़ से ज्यादा। इक्वल टू की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, इक्वल टू नहीं है। जहां भी आउटस्टैंडिंग लोन की बात आएगी ना, मोस्ट ऑफ द जगह
आपको एक्सीडिंग 50 करोड़ ही देखने को मिलेगा। ठीक है, पर्पस क्या है, फॉर्म्ड फॉर द डायरेक्टर एंड द एम्प्लॉय हु मे रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न। ठीक है, ये सब चीज एजुकेट सेफ गार्ड्स करना। ठीक है, कंपनीज हैविंग ऑडिट कमिटी, तो अब ये अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आई वांट टू डिस्कस। अच्छा, पहले यूजर ऑफ द विजिल, द डायरेक्टर एंड द एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, द कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी शैल ओवरसीज द विजिल मैकेनिज्म थ्रू द ऑडिट कमिटी, एंड any if any of the member of the committee have a conflict of interest in given case, they should res- rescue themselves, and other of the audit committee would deal with that matter on hand। ठीक है, कंपनीज अगर ऑडिट कमेटी के थ्रू है तो वो ऑडिट कमेटी विजिल मैकेनिज्म को देखेगी। ठीक है, कंपनीज हैविंग नो, देन इन दैट केस बोर्ड डायरेक्टर शैल नॉमिनेट a director to play the role of audit committee for the purpose of visual mechanism, other director and employee may report their concern to that nominated director। ठीक है, safeguards to avail direct access to the exceptional cases to the chairman, action against repetitive frivolous complaint। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो छोड़ो, मैं इंपॉर्टेंट वो मुद्दे पे आओ। आपका जो भी डिस्क्लोजर ऑफ द डिटेल ऑफ विजिट कहाँ पे जाएगा, एक तो ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड द बोर्ड रिपोर्ट। इसमें वेबसाइट की बात की गई है, वेबसाइट प्लस बोर्ड रिपोर्ट, याद रखना। पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 177, तो अगर कोई भी पनिशमेंट, तो कंपनी विल लायबल विद मिनिमम फाइन ऑफ 1 लाख। देखो हमने जो पिछले पढ़ी थी जिसमें नोटिस नहीं दिया, उसमें कितना था, 25,000 रुपया। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। अगर आपने जो अभी सेक्शन पढ़े 177 वाले, इसमें अगर आपने कोई भी गड़बड़ करी, ठीक है, तो आपको कितना है, 1 लाख टू 5 लाख का फाइन लगेगा। और एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग अप टू 1 ईयर, और विद द फाइन 25,000 से 1 लाख, और या फिर दोनों। कंपनी के ऊपर फाइन कितना है, 1 से 5 लाख। ऑफिसर के ऊपर फाइन कितना है, इम्प्रिजनमेंट, या फिर 25,000 से 1 लाख रुपए का फाइन, या फिर दोनों के दोनों। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। कितना है, 1 to 5 कंपनी के लिए, और बंदे के लिए जो ऑफिसर है उसके लिए 25 to 1 लाख। वहां पे 25 था लिमिट, 125 ही लगना था वहां, और यहाँ पे 25 से स्टार्ट होगा, 1 लाख तक जाएगा। और आपको इम्प्रिजनमेंट भी स्टार्ट 6 महीने की हो सकती है इम्प्रिजनमेंट, सॉरी 1 साल की, 1 साल की इम्प्रिजनमेंट है, और या फिर दोनों, इन दोनों में से आपको देखना होगा। NRC, that is Nomination Remuneration Committee and the Stakeholder Relationship Committee and Punishment। अच्छा, देखते हैं NRC का क्या सीन है। सेम एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ऑडिट कमेटी, हर लिस्टेड कंपनी को बनानी पड़ेगी। हर पब्लिक कंपनी जिनकी पेड शेयर कैपिटल 10 या उससे ज्यादा है, या हर पब्लिक कंपनी जिनकी पेड टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा। ठीक है, पब्लिक कंपनी जिसके एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट एक्सीडिंग 50 करोड़। क्या बोला मैंने, एक्सीडिंग 50 करोड़। इज दैट क्लियर? हर जगह यही आता है। कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एनआरसी, बेसिकली जेवी, होली ओन सब्सिडी और डॉर्मेट कंपनी, वही सेम पॉइंट। अगर आपने 3 साल तक लगातार ये अपनी कंडीशन फुलफिल कर, सॉरी मतलब सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशन, देन इन दैट केस आप 3 साल तक आपको करना पड़ेगा सीज। तो आप अपनी जो कमेटी फॉर्म की थी उसको खत्म कर सकते हो। ठीक है, द पेड शेयर कैपिटल जो आपको लेना, लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंपोजिशन की बात करनी है, थोड़ा सा बढ़िया है। कंपोजिशन का थोड़ा ध्यान रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, एनआरसी की। कौन सी, नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी, जो कि डिसाइड करती है किसको कितना सैलरी देनी है, किसको कितना रेमुनेशन देनी है, किसको कितना अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना, कौन जायज है कौन बेजायज है। कोई हमें लफा लफंगा डायरेक्टर तो नहीं बना हुआ कंपनी का, ये सारी चीजें यहाँ पे तय की जाती है। कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 1/2 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो भैया सीधी सी बात है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, लिखा हुआ मैंने, कम से कम ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में कंपोजिशन फॉर्म करेंगे, जिसमें से एटलीस्ट हाफ मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कम से कम हाफ जो है, कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। इज दैट क्लियर? इससे फास्ट अगर मैं करूंगा तो आप बिल्कुल सब कुछ स्किप कर दोगे। ठीक है, और अगर इसे आप फास्ट आपको देखना है तो 1.5 या 2 की स्पीड में आप देख लो उस वीडियो को। द चेयरपर्सन, वेदर एग्जीक्यूटिव है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, शैल नॉट चेयर द सच कमिटी। कंपनी का जो चेयरपर्सन, द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, क्या बोल रहा है, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी shall not chair such as shall not chair such as committee। ठीक है, he may be appointed as member। जो कंपनी का चेयरपर्सन है ना, वो इस कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बनेगा, सीधी बात है। ठीक है, और वो इस कमेटी का मेंबर बन सकता है पर चेयरपर्सन नहीं बन सकता। कौन, कंपनी का चेयरपर्सन। ठीक है, now the function of NRC basically for formulation of criteria for the qualification, remuneration policy, recommendation policy regarding remuneration,
ये सारी चीजें, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, ये सारी चीजें, ठीक है। एवेल्युएशन परफॉर्मेंस उनकी जगह देखो, इंक्रीमेंट करना नहीं करना। अब हाँ, डिस्क्लोजर देख लो, वेबसाइट प्लस बोर्ड रिपोर्ट में आपका पूरा का पूरा इसमें डिस्क्लोजर की बात करके चलता है। अब आता है अटेंडिंग ऑफ द जनरल मीटिंग, द चेयरपर्सन ऑफ और इन हिज एब्सेंस एनी अदर मेंबर ऑफ द कमिटी ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ मे अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। एक अच्छा पॉइंट है, इन केस ऑफ ए लिस्टेड कंपनी जो फॉर्मेशन, कंपोजिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट shall be governed by the SEBI LODR रेगुलेशन। LODR रेगुलेशन आता है जो कि हम लोग सेबी में पढ़ते हैं, उससे गवर्न होंगे, ना कि इस एक्ट से, ठीक है। कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी के लिए ओनली, ठीक है। एंड द मेंबर ऑफ एनआरसी शैल बी द नॉन एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर एंड द चेयरपर्सन नीड टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। वो जो लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है उसमें, अब इसमें क्या बोला कि मेन जो चीज है वो ये है कि जो मेंबर ऑफ एनआरसी होंगे वो सारे के सारे नॉन एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर होंगे एंड द चेयरपर्सन नीड टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और जो इस ऑडिट कमेटी का, ये कौन बोल रहा है? सेबी का LODR रेगुलेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। क्या बोल रहा है ये कि भाई जो अच्छा, पहले तो अपने यहाँ पे क्या थे? नॉन एक्सिक्यूटिव मेंबर थे, कम से कम 3 चाहिए, उससे ज्यादा, और उसमें से कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए थे? 1/3, सॉरी हाफ मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। 3 नॉन एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर कम से कम अपने को चाहिए बाय डिफॉल्ट कंपनी एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग। बट अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो इन दैट केस आपके ऊपर ये लिस्टिंग एग्रीमेंट के जो क्लॉज होते हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। वो ये बोलता है कि मेंबर ऑफ एनआरसी शुड बी नॉन एक्सिक्यूटिव, मतलब सारे के सारे नॉन एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर। उसमें क्या होता है? एटलीस्ट 3 नॉन एक्सिक्यूटिव मेंबर चाहिए। जो चेयरपर्सन होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, और कंपनी एक्ट ऐसा कुछ नहीं बोलता। सेबी का LODR रेगुलेशन बोलता है कि जो कंपनी का मेंबर है ना, चेयरपर्सन है, शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इज इट क्लियर? अब मॉडिफिकेशन इस एक्ट में, जो गवर्नमेंट कंपनी जिसने कोई डिफॉल्ट कमिट नहीं किया अंडर सेक्शन 137 और 92, ठीक है, shall not accept with regard to the appointment of senior management and other employee। ये सेक्शन के सब क्लॉज 2, 3, 4 हमने जो पढ़े अभी, ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे एक्सेप्ट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एंड अदर एम्प्लॉय। चलो ये बात खत्म। अब आता है अपना नेक्स्ट, आता है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। देखो पहले बताता हूँ ये कंपनी किस, ये स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कौन बनाएगा? वो कंपनी जिनके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1000 शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर या डिपॉजिट होल्डर या कोई भी सिक्योरिटी होल्डर एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, पता चले दिन कोई भी एक वक्त, चाहे वो एक दिन के लिए भी एक्सीड कर रही हो 1000 की लिमिट। क्या 1000 एक्सीड करना इक्वल टू नहीं, एक्सीड करना 1000, डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, कोई भी, सबको मिला मिलो के। तो आपको चेयरपर्सन ऑफ द, कौन बनेगा चेयरपर्सन? शिल बी नॉन एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? कंसिडर एंड रिजॉल्व ग्रीवेंसेस ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स की, उनकी सारी ग्रीवेंसेस वगैरह सॉल्व करनी है। चेयरपर्सन ऑथराइज्ड टू मेंबर टू अटेंड जनरल मीटिंग, चेयरपर्सन ऑफ ईच ऑफ सच कमिटी और इन हिज एब्सेंस एनी अदर मेंबर, उनके पास अधिकार है कि वो मीटिंग अटेंड करे, काम खत्म। पेनल्टी वही सेम 1 to 5 लाख कंपनी के ऊपर, 25,000 से लेके अपनी 1 लाख तक, और इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक, और या फिर विद बोथ। नो कॉन्ट्रवेंशन इफ एसआरसी इज अनेबल टू रिजॉल्व इन गुड फेथ। देखो भैया, हम कंपनी अपने पूरी इज्जत से, सहमति, मतलब वो उसकी रिजॉल्व कर रहे हैं, बट अगर नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं कि पेनल्टी ठोक दो हमारे ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी फॉर्मेशन, कंपोजिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट विल गवर्न बाय द LODR रेगुलेशन, ठीक है। अब इसमें एक और एक्सेप्शन है, किसके ऊपर है ये? जो सेक्शन 178 जो हम पढ़ रहे थे अभी, shall not apply to section 8 provided is not committed default। तो बेसिकली पूरा का पूरा छूट दीजिए, किसको? सेक्शन 178 से छूट मिल गई है। 178 में क्या क्या हमने देखा? एनआरसी हमने देखा, और हमने स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, दोनों कमेटी हमने देखी थी 178 के अंदर, और ये छूट मिल जाती है सेक्शन 8 कंपनी को पूरी तरह से। चलो अब ये वीडियो को हम पार्ट 1 को यहीं खत्म करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि अभी हम पार्ट 2 जो है अपना पावर ऑफ द बोर्ड, इन सबको कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, और नेक्स्ट पार्ट के लिए stay tuned for and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.